हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेमंत नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी भारतीय सेना के बारे में, उसकी कुछ जानकारियाँ, उसके प्रमुख पद तथा उसकी शाखाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी भारतीय सेना के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना भूमि आधारित शाखा एवं भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक है। यानी कि जो हमारी भारतीय सेना है उसके पास काफ़ी शस्त्र भी है, यानी काफ़ी हथियार भी हैं, और उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो जवानों की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सबसे बड़ा घटक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख सेनाओं में से एक है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कमांडर इन चीफ होता है। यानी कि जो सेना का जो सबसे पहला कमांडर है वो सर्वोच्च वो राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, तो अब बात करते हैं सशस्त्र बलों के पूरे प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय में निहित है। यानी कि सशस्त्र बल यानी कि हथियारों का जो हमारी भारतीय सेना इस्तेमाल करती है युद्धों में, उस पर पूरा नियंत्रण रक्षा मंत्रालय का होता है। दोस्तों, रक्षा मंत्री देश की रक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के लिए उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि अगर देश में कोई ऐसी घटना घटती है जिससे कि देश पर कोई मुसीबत आती है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है रक्षा मंत्री। इसीलिए दोस्तों, रक्षा मंत्री की काफ़ी ज़्यादा अहमियत रहती है भारतीय सेना में। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारतीय सेना सैन्य कर्मियों के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं हमारी भारतीय सेना के जो जवानों की जो स्ट्रेंथ है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सेना की बुनियादी जिम्मेदारी भारी आक्रमण के खिलाफ देश की क्षेत्रीय अखंडता रक्षा के लिए होती है। यानी कि जो सेना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होती है कि सेना भारी आक्रमण, यानी जैसे अगर कोई देश हमारे देश पर हमला करता है तो सेना की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हमारे देश को उसके हमले से बचाए और देश की आंतरिक क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करे। इसके अलावा सेना अक्सर आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ी के दौरान तथा कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नागरिक प्रशासन को बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना संघर्ष के अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी होती है। यानी कि इसका अर्थ है कि जो भी दुनिया में शांति के जो आंदोलन करे जाते हैं, अभियानों में हमारी भारतीय सेना का मुख्य स्थान होता है, मुख्य योगदान होता है। भारत की आज़ादी के बाद सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ निम्न युद्ध जीते हैं। हमारी सेना ने काफ़ी वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान को लगभग 4 बार परास्त किया है। सन 1948 में, सन 1965 में, सन 1971 में तथा सन 1999 में कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए हैं। इसके अलावा सन 1962 में चीन के साथ युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेना में से एक है। यह किसी भी चुनौती का सामना करने को तत्पर रहती है। भारतीय सेना आणविक हथियार से लैस है और इसके पास उचित मिसाइल तकनीक भी उपलब्ध है। इसका अर्थ है दोस्तों कि हमारी जो भारतीय सेना है वो उसके पास जैविक, अजैविक, आणविक यानी कि एटम बम वगैरह सभी हथियार हैं। अभी हमारी सेना में हाल ही में राफेल शामिल हुआ है, जिससे कि हमारी सेना की ताकत और बढ़ गई है तथा हमारी सेना के पास उचित मिसाइल भी हैं, जिससे कि दुश्मन को सीधे उसी की जगह पर मारा जा सकता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते बात करते हैं भारतीय सेना द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। दोस्तों, परमवीर चक्र वो सम्मान है जब कोई हमारी भारतीय सेना का जवान या कोई अधिकारी अपनी वीरता दिखाकर दूसरे देश से अपने देश की अखंडता की रक्षा करे
तथा अपने देश के अंदर जो बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं में भी देशवासियों की सहायता करे, उसे सेना द्वारा परमवीर चक्र दिया जाता है, जैसे कि हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल उसे कहते हैं। दोस्तों, अब तक इसे केवल 2 अधिकारियों को दिया गया है। पहले हैं मार्शल फील्ड मार्शल करियप्पा, दूसरे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय रक्षा मंत्रालय के कितने विभाग हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय रक्षा मंत्रालय के 4 विभाग हैं, जिससे कि हमारे भारत की सुरक्षा की जाती है। दोस्तों, इसमें पहला है रक्षा विभाग और दूसरा है रक्षा उत्पादन विभाग। दोस्तों, रक्षा विभाग यानी कि ये सबसे बड़ा विभाग होता है, जिसमें कि देश की सारी रक्षा सीमाओं को तथा जवानों को तथा उनके जो हथियार हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। और दूसरा है रक्षा उत्पादन विभाग, यानी कि इस सुरक्षा के लिए जो उत्पादन, जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, उन्हें बनाने में रक्षा उत्पादन विभाग का मुख्य योगदान होता है। दोस्तों, तीसरा है हमारे रक्षा विकास एवं अनुसंधान विभाग और चौथा है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, यानी कि भूतपूर्व जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, जिन जवानों ने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई, उनकी जो परिवार होता है उसके कल्याण के लिए ये भारतीय सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी भारतीय रक्षा सेना को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, हमारी भारतीय रक्षा सेना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है थल सेना, जिसे कि हम आर्मी कहते हैं, दूसरी है नेवी, जिसे कि हम नौसेना कहते हैं, तीसरी है वायुसेना, जिसे हम एयरफोर्स कहते हैं। दोस्तों, ये तीनों जो भाग हैं ये हमारे देश की आंतरिक, बाहरी दोनों तरफ से सुरक्षा करते हैं तथा अपनी जान पर खेलकर बाहरी आक्रमण से हमारे देश को बचाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय थल सेना की शाखाएं की। शाखाएं मतलब हमारी भारतीय थल सेना को किस प्रकार से बांटा गया है, भारतीय थल सेना की कितनी शाखाएं हैं तथा उनमें कितने कितने जवान होते हैं। दोस्तों, थल सेना का गठन इस प्रकार किया गया है कि सबसे छोटी इकाई द्वारा एकत्रित सूचना तुरंत सर्वोच्च कमान तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि अगर कोई जो भारतीय थल सेना की जो छोटी इकाई है वो किसी सूचना को एकत्रित करती है तथा सर्वोच्च कमान तक वो इस सूचना को पहुंचाती है। भारतीय थल सेना की शाखाओं में सबसे जो छोटी इकाई है वो है सेक्शन। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं। थल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन कहलाती है। इसमें 8 से 11 जवान होते हैं, जिनकी कमान एक नायक या हवलदार के हाथ में होती है। यानी कि जो हमारी भारतीय थल सेना की शाखाओं में सबसे जो छोटी इकाई है उसे हम सेक्शन कहते हैं, जिसमें कि 8 से 11 जवान होते हैं और इसकी जो कमान होती है, यानी कि इसका जो लीडर होता है वो या तो एक नायक हो सकता है या एक हवलदार हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं दूसरी शाखा की। दूसरी शाखा है प्लाटून। दूसरी शाखा को हम कहते हैं प्लाटून। इसका गठन 3 या अधिक सेक्शनों को मिलाकर होता है, जिसमें लगभग 45 सैनिक होते हैं तथा इसका कमान जूनियर कमीशन अफसर, नायब सूबेदार तथा सूबेदार, यानी कि जूनियर कमीशन अफसर का मतलब है जिन्हें हम कह सकते हैं सूबेदार या नायब सूबेदार के हाथों में होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय थल सेना की तीसरी शाखा की। दोस्तों, तीसरी शाखा है कंपनी, जिसे कि हम कंपनी कहते हैं। तीसरी शाखा में 3 या 4 प्लाटूनों को मिलाकर एक कंपनी बनती है तथा इसमें 120 जवान होते हैं। इसका कमांड कप्तान या मेजर करते हैं। कंपनी का युद्ध में अपना स्वतंत्र जो अधिकार होता है, इसका मतलब है कि कंपनी जिस तरह से चाहे युद्ध में अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कैसी भी रणनीति बना सकती है। अगर आकस्मिक कोई देश हम पर हमला करता है तो कंपनी को ये अधिकार है कि वो उस पर बिना सरकार के आदेश के लिए वो उस पर हमला कर सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं भारतीय थल सेना की अगली शाखा की। दोस्तों, अगली शाखा है बटालियन, जिसे हम बटालियन कहेंगे।
दोस्तों एक बटालियन में 3 कंपनियां तथा एक तोप और एक विशिष्ट कंपनी सम्मिलित होती है, यानी कि एक स्पेशल जो कंपनी होती है सैनिकों की उसमें सम्मिलित होती है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के अधीन अपने क्षेत्र की रक्षा तथा शत्रु पर आक्रमण की पूरी क्षमता रखती है। यानी कि ये जो इसकी जो कमांड होती है वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल के अधीन होती है। ये अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकती है तथा शत्रु पर आक्रमण करने के लिए पूरी क्षमता रखती है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारतीय थल सेना की दूसरी अगली शाखा की। दोस्तों अगली शाखा है बी ग्रेड। इसकी कमांड करने वालों को ब्रिगेडियर कहते हैं तथा एक ब्रिगेड में 3 इन्फैक्ट्री कंपनियां, यानी कि जो 3 अभी हम लोगों ने जो कंपनी पढ़ी थी इसमें एक 3 स्पेशल कंपनियां सम्मिलित होती हैं। सप्लाई गोला बारूद, यानी कि इसमें गोला बारूद भी होता है। तोपखाना, परिवहन तथा चिकित्सा बटालियन है, यानी कि इसमें अगर जैसे किसी से युद्ध छिड़ जाता है तो जो चिकित्सा का जो भार होता है वो एक ब्रिगेड के हाथ में होता है। कुल मिलाकर इस ब्रिगेड में 5000 सैनिक होते हैं। मतलब इसमें 3 इन्फैक्ट्री कंपनियां, सप्लाई, इसमें गोला बारूद भी होता है, तोपखाना पर भी होता है, और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी भारतीय सेना के वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं, और जो चिकित्सा बटालियन है वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं। इसीलिए कुल मिलाकर इसमें 5000 सैनिक होते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी भारतीय थल सेना की अगली शाखा की, जैसे कि हम डिवीजन कहेंगे। डिवीजन में एक साधारण डिवीजन में 3 इन्फैक्ट्री ब्रिगेड के 15 से 20,000 सैनिक होते हैं, जो मेजर जनरल के अधीन होती है। यानी कि इस डिवीजन में एक साधारण डिवीजन में ही 3 इन्फैक्ट्री यानी कि 3 स्पेशल ब्रिगेड के 15 से 20,000 सैनिक होते हैं, और इसको जो कमांड करता है वो है मेजर जनरल। वो जो मेजर जनरल होता है वो इसको कमांड करता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय थल सेना की अंतिम शाखा की और सबसे बड़ी शाखा की। दोस्तों जिसे कि हम कहते हैं कोर, जिसे हम कहेंगे कोर। दोस्तों कोर भारतीय थल सेना की सबसे बड़ी शाखा है, जिसमें कि 3 लड़ाकू डिवीजनों, अनेक कवचधारी तोपों, गोला बारूद, इंजीनियरिंग साधनों एवं चिकित्सा रेजिमेंटों को लगभग 1 लाख सैनिकों के संगठन को कोर कहते हैं। इसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में होती है। मतलब इसको जो कमांड करता है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और ये हमारी भारतीय थल सेना की सबसे बड़ी जो शाखा होती है वो सबसे बड़ी शाखा यही होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी दी हुई जानकारी आपके समझ में आई होगी। मुझसे जो भी गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।